नमस्कार। हिंदुस्तान लॉ अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमने पढ़ा था, हमने जो आपको हम रीजनिंग में पढ़ाए हैं उसमें से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया चैप्टर कौन कौन सा है गया, कौन कौन सा पढ़ाया गया आप लोगों का। एक पढ़ाया गया आपका बृहत एवं लघु, बृहत एवं लघु यानी कि लार्ज एंड स्मॉल, लार्ज एंड स्मॉल। दूसरा आपको पढ़ाया गया क्रम एवं रैंकिंग। क्या? रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग। जो तीसरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया गया है वो है संबंध यानी कि रिलेशनशिप। जो आप लोगों को चौथा चैप्टर पढ़ाया गया है समूह से अलग करना। क्या? समूह से अलग करना। और आपको पांचवा चैप्टर पढ़ाया गया है कोडिंग एवं डिकोडिंग। कोडिंग एवं डिकोडिंग। तो हमने इन पांचों चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा। तो अब इसमें से कुछ चैप्टर और बचते हैं जिसको हम आगे बताते हैं, लेकिन हम कम से कम ये क्लियर कर दें हमारा कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है। जैसे कि हमारा एक चैप्टर बृहत लघु कंप्लीट हुआ, क्रम एवं रैंकिंग कंप्लीट हुआ, संबंध कंप्लीट हुआ, समूह से अलग करना कंप्लीट हुआ, और कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हुआ। अब हमारे चैप्टर बचते कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जो ये सिलेबस था जो हम बताए थे उसमें जो बचा है, एक बचा है कैलेंडर एवं घड़ी, और एक चैप्टर आपका बचा है कारण एवं प्रभाव। क्या? कारण एवं प्रभाव। और जो एक और चैप्टर आपका बचा है वो निगनात्मक तर्क। और जो एक और चैप्टर आपका है कथन विश्लेषण एवं निष्कर्ष। तो हमें कितने चैप्टर अभी देखने हैं? यही 4 चैप्टर देखने, यानी कि कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, निगनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निष्कर्ष। लेकिन इनके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो हम देखेंगे, जिसको कहते हैं हम उनको जानते हैं वर्बल एवं नॉन वर्बल के नाम से। नॉन वर्बल के नाम से। तो इसको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि वर्बल का मतलब होता है मौखिक। क्या होता है? मौखिक। और नॉन वर्बल का मतलब होता है अमौखिक या गैर मौखिक। अमौखिक या गैर मौखिक। तो हम एक और उदाहरण हम दे सकते हैं कि वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल। इन दोनों को एक और जगह से हम अलग कर सकते हैं। जैसे इनमें क्या होता है, इनमें किसी संख्या, वर्बल में होता है किसी संख्या, किसी अक्षर या फिर किसी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि नॉन वर्बल में हम प्रयोग करते हैं किसी चिन्ह का, किसी वस्तु का या फिर कोई संकेत का। ये नॉन वर्बल होता है। तो आइए हम आज थोड़ा सा देखते हैं वर्बल और नॉन वर्बल को, जिसे हम सादृश्यता यानी कि एनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सादृश्यता, जिसे हम एनोलॉजी कहते हैं।
क्या कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। तो आज हम इसी सादृश्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक वर्बल में करते हैं और एक नॉन वर्बल में करते हैं। ये दोनों चैप्टर ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं। जहाँ जहाँ रीजनिंग पूछी जाती है इनका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आइए हम सबसे पहले इसको देख कर क्लियर करते हैं। यहाँ से जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें से आपको क्वेश्चन काफ़ी जगह, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन इनमें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे वर्बल, वो क्या होता है, वर्बल होता है। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को। चलिए हम उसके अंतर्गत हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। तो हम सादृश्यता यानी एनालॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये दो सादृश्यता यानी कि इसको एक प्रकार से क्या कहा जा सकता है, समरूपता। क्या कहेंगे, समरूपता। तो हम देखते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वर्बल यानी कि मौखिक और एक नॉन वर्बल यानी कि गैर मौखिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्बल क्या होता है, वर्बल यानी कि मौखिक क्या होता है, और वर्बल से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हम इसी के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं यानी कि परिचय देते हैं और बताते हैं किसी शब्द, वस्तु, अक्षर, संख्या के किसी शब्द, वस्तु, अक्षर, संख्या के किसी अन्य शब्द, यानी कि जो शब्द, वस्तु या अक्षर हैं उसके अलावा किसी अन्य शब्द, वस्तु, अक्षर, संख्या के गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण आदि में किसी भी प्रकार में प्रदर्शित और निहित समानता को समरूपता या सादृश्यता कहते हैं। यानी कि हम पाते क्या हैं कि कोई शब्द है, वस्तु है या अक्षर है, वो शब्द दूसरे शब्द में उसी समान रूप से जो समरूपता पाई जाती है या सादृश्यता पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनालॉजी। और उसके अंतर्गत एक वो है वर्बल, जिसको हम एनालॉजी वर्बल कह सकते हैं। तो आइए हम इसमें एक और रूप देखते हैं। इसको इस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत दो समूह दिए होते हैं। कौन कौन से समूह, दो समूह, जिसमें प्रथम समूह होता है, प्रथम समूह के पहले एवं दूसरे अंक, मतलब प्रथम समूह के पहले एवं दूसरे अंक अक्षर शब्द के बीच जो संबंध होता है, वही संबंध द्वितीय समूह के तीसरे एवं चौथे अंक या अक्षर शब्द के बीच होता है। जैसे कहा गया है कि जो पहला समूह है, समूह का मतलब दो या दो से अधिक, यानी कि जब बात जैसे हम कर लेंगे 5 और 10 की, तो एक क्या हो गया, एक समूह हो गया। तो जब हम कहते हैं कि इस समूह के पहले एवं दूसरे, पहले समूह के पहला और दूसरे समूह के तीसरा और चौथा, यानी कि जैसे हम कहें इसको समानुपात में करके हम कर दिए 15 और 20, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा समूह हो गया। जबकि ये पहला, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले समूह के पहला और दूसरे समूह को तीसरा और चौथा, यानी कि कह रहा है पहले एवं दूसरे अंक अक्षर शब्द के बीच जो संबंध होता है, वही संबंध द्वितीय समूह के तीसरे एवं चौथे अंक अक्षर या शब्द के बीच भी होता है। तो हम अब आगे देखते हैं कि समरूपता ज्ञात करने के कितने प्रकार होते हैं। समरूपता ज्ञात करने के कई प्रकार होते हैं। तो हम उसी के अंतर्गत पहला प्रकार देखते हैं, समरूपता कैसे ज्ञात की जाती है, यानी कि हिंदी भाषा पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं हम। जैसे हम देखें कि अब हम उसमें देखते हैं समरूपता ज्ञात करने के प्रकार। समरूपता हम कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहले हुआ कि हिंदी शब्द पर आधारित समरूपता, यानी कि हिंदी के जो शब्द हैं उस पर किस प्रकार की समरूपता होगी। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे एड्स किससे होता है, वायरस से होता है। समान है कि नहीं, एड्स किससे होता है, वायरस से होता है। तो मलेरिया दिया गया है, तो मलेरिया किससे होगा,
मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ से। किससे होगा? प्रोटोजोआ से। यानी कि समरूपता का मतलब ये होता है कि समान रूप में उसको निर्धारित करना। तो जैसे एड्स का वायरस के साथ संबंध है, यानी कि एड्स जो फैलता है वायरस से फैलता है, उसी प्रकार से मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, यानी कि दोनों में समरूपता है। तो दूसरा आता क्या है कि अंग्रेजी अक्षर पर आधारित समरूपता, यानी कि अंग्रेजी के जो अक्षर हैं जैसे ABCD, ये अंग्रेजी के अक्षर हैं, इनमें किस प्रकार की समरूपता होती है। इसके अंतर्गत हम एक उदाहरण देखते हैं। GI, HG समानुपात है PR अनुपात कितना कितना, तो होगा G के बाद क्या होता है H, I के बाद J, यानी कि +1+1। तो इसी के समान हमको इसको भी देखना है, इसी को समरूपता कहते हैं ना। तो P के बाद क्या होता है Q, R के बाद S, यानी कि PR अनुपात QS। तो दोनों में क्या हुआ +1+1, यानी कि इसमें जिस प्रकार से GI का संबंध HJ से है उसी प्रकार से PR का संबंध QS से है। यानी कि जब अंग्रेजी के अक्षरों की बात करते हैं तो उसमें हम एक संख्या अंग्रेजी का एक अक्षर लेते हैं और उस पर हम देखते हैं दूसरे अक्षर से किस प्रकार से संबंध है। उसी प्रकार एक अक्षर का मतलब एक, अक्षर का मतलब एक, ए जैसे ए हुआ, ये अंग्रेजी का एक अक्षर है, या का हुआ तो ये हिंदी का एक अक्षर है। जबकि शब्द का मतलब क्या होता है? शब्द मतलब होता है अक्षरों का समूह, यानी कि जब दो या दो से अधिक अक्षर मिलकर जो शब्द का जिसका निर्माण करते हैं उसी को हम शब्द कहते हैं। जैसे शब्द में हम ले लेंगे राम। राम क्या है? राम एक शब्द है, लेकिन अगर सिर्फ रा लिखा जाएगा तो ये क्या है? ये एक अक्षर है। तो हम अंतर किसमें स्पष्ट हो किए? अक्षर और शब्द में। अक्षर और शब्द में। शब्द का मतलब होता है अक्षरों का समूह और अक्षर का मतलब होता है एकमात्र अक्षर। तो हम देखते हैं तीसरा किस पर? अंग्रेजी शब्द पर आधारित समरूपता, यानी कि अंग्रेजी का शब्द है और उस पर किस प्रकार से समान होता है। जैसे इंक का संबंध पेन से है, इंक अनुपात पेन, यानी कि पेन जो है अगर पेन में इंक नहीं है तो पेन नहीं चलेगी। उसी प्रकार ब्लड का संबंध किससे होगा? ब्लड का संबंध बॉडी से होगा। किससे होगा? बॉडी से। अगर बॉडी में ब्लड नहीं है तो बॉडी कार्य करना बंद कर देगी। जिस प्रकार से इंक का संबंध पेन से है उसी प्रकार से ब्लड का संबंध बॉडी से है, यानी कि जिस प्रकार से इंक और पेन का समरूपता है उसी प्रकार से ब्लड और बॉडी की समरूपता है। तो हम बात करते हैं अगला संख्या पर आधारित समरूपता, यानी कि संख्याओं पर आधारित समरूपता। तो हम देखते हैं 14:225, तो 17 अनुपात कितना होगा? तो हम देख पा रहे हैं 14, तो हम देख रहे हैं ये किसका स्क्वायर है? हमें लग रहा है कि ये 15 का स्क्वायर है, तो यानी कि 14 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 225, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। तो उसी प्रकार हो जाएगा 17 प्लस 1 यानी कि 18। तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। कितना? 324। तो जिस प्रकार से 14 का संबंध 225 से है उसी प्रकार से 17 का संबंध 324 से है, यानी कि जिस प्रकार से इसमें दोनों में समरूपता है उसी प्रकार से इसमें भी समरूपता है। तो ये हुआ संख्याओं पर आधारित समरूपता। तो हम अब बात कर लेते हैं पांचवा, यानी कि अक्षर एवं संख्या पर आधारित समरूपता, यानी कि एक अक्षर जो है वो किस प्रकार से संख्याओं पर आधारित, संख्याओं से समान है, उसी प्रकार से हम देख लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं बी का 4, सी का 6, ई का इसका कितना होगा? 2, इसका 3 और इसका 5। कितना होगा? 5। यानी कि हम देख पा रहे हैं 2 में किसका गुणा किया गया है? 2
2 में कितने किसका गुणा किया गया है? 2 का। 2 का तो कितना हो गया है? 4। और 3 में कितने का गुणा किया गया? 2 का। तो 3 दूना 6। और 5 में किसका गुणा किया गया? 2 का, यानी कि 10। तो 4 6 10 प्राप्त हो रहा है। हमें प्रतीत हो रहा है कि हम जब इन शब्दों में 2 से गुणा करते हैं या इन अक्षरों में 2 से गुणा करते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त होती है। तो जब इसको हम समान रूप यानी कि समरूपता की बात कर रहा है, तो जब हम इसको समरूपता में व्यक्त करेंगे तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। करेंगे कि नहीं? इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। करेंगे कि नहीं? इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। करेंगे कि नहीं? करेंगे। तो आइए हम के का कितना होता है? के का कितना होता है? के तो हम देख रहे हैं के कितने का है? 11 का। यम कितने का है? 13 का। और क्यू कितने का है? 17 का। यानी कि इसका भी मल्टीपल हम कितने में करेंगे? 2 में। तो 11 दूनी 2, 13 में 2 का और 17 में 2 का, यानी कि हमें कितना प्राप्त होगा? 11 दूनी 22, 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34। यानी कि हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 22, 26 और 34। 22, 26 और 34। तो जिस प्रकार से BCE का संबंध 46-10 से है, उसी प्रकार KMQ का संबंध 22, 26 और 34 से है। तो हम कह सकते हैं इसमें समरूपता इस प्रकार है, BCE 46-10 और KMQ 22, 26, 34। इसमें समरूपता हम इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अब सब ये सब हुआ एक एक का एक एक उदाहरण। तो हम अब मिला जुला देखते हैं, सबको मिलाकर किस प्रकार से प्रश्न हल किया जाता है। तो हम देखेंगे किस पर कौन सा आधारित है, ये आपको सिलेक्ट करना है। और अब क्वेश्चनों के माध्यम से 2-4 क्वेश्चन कराते हैं, फिर आप लोग देखेंगे, खुद जाके हल करेंगे तो पाएंगे सभी क्वेश्चंस हल हो रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ उदाहरण। तो हमने देखा कि जो जितने प्रकार थे, हमने एक एक उदाहरण के माध्यम से देखा कि शब्दों पर किस प्रकार से आधारित क्वेश्चन होते हैं, अक्षरों पर किस प्रकार आधारित क्वेश्चन होते हैं, संख्याओं पर किस प्रकार आधारित क्वेश्चन होते हैं, या फिर अक्षर और संख्या दोनों पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न होते हैं, हमने उदाहरण के माध्यम से देखा। तो हम अब देखते हैं इनसे मिला जुला कैसे क्वेश्चन आता है। कि अब देखते हैं, जैसे हुआ बर्फ पानी, बर्फ पानी, ठोस, बर्फ अनुपाते पानी, ठोस अनुपाते क्या होगा? यानी कि बर्फ का संबंध जैसे पानी से है तो ठोस का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में आपके हैं पदार्थ से होगा, द्रव से होगा, घोल से होगा या तत्व से होगा। तो हम देख पाते हैं बर्फ पिघलने के बाद क्या हो जाता है? पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। उसी प्रकार से ठोस पिघलने के बाद क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा? द्रव। तो हमें पता होना चाहिए कि बर्फ पिघलने के बाद पानी बनता है और ठोस पिघलने के बाद द्रव बनता है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कार व्हील, ठीक। उसके बाद इसका संबंध इससे है, तो आपके ऑप्शन दिए हैं, किसका संबंध इसी के समान रूप से, यानी कि समरूपता की बात करता है। इसमें जैसे इसकी समरूपता है उसी प्रकार दिए गए ऑप्शन में किसकी समरूपता है। तो हम देखते हैं बर्ड फ्लाई यानी कि चिड़िया का उड़ना, चिड़िया का उड़ना। लेकिन इसमें क्या दिया है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? कार का मतलब कार ही होगा, और इसका मतलब क्या होता है? पहिया। क्या होता है? पहिया। कार किससे चलती है? पहिए से चलती है। तो बर्ड फ्लाई, बर्ड उड़ती है, इसका कोई उड़ने का माध्यम क्या है वो देखना है। तो पेन, पेपर कोई माध्यम नहीं है, पेन से कहीं भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं पेपर पे। बस और ट्रेन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो बर्ड और विंग यानी कि जो चिड़िया है वो किससे उड़ रही है? विंग्स मीन्स पंख से। किससे उड़ रही है? तो पंख से। तो जिस प्रकार से जो कार है वो पहिए से चल रही है, उसी प्रकार से चिड़िया जो है पंख से उड़ रही है। यानी कि जो समरूपता इनमें है वही समरूपता इनमें है। तो हम देखते हैं इसका क्या हो जाएगा? चिड़िया, बर्ड अनुपाते
विंग्स। विंग्स मीन्स पंख, यानी कि दोनों ये जो समरूपता कार और पहिए में है वही समरूपता चिड़िया और पंख में है। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से हम समान रूप से जो समरूपता होती है वैसे हल करते हैं ऑप्शन के माध्यम से। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। शेर अनुपाते चीता समानुपाते बाघ अनुपाते क्या होगा? घोड़ा होगा, बैल होगा, तेंदुआ होगा, खरगोश होगा। तो हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि शेर का संबंध चीता किस प्रकार से समान रूप है शेर से। तो यानी कि हम देख पा रहे हैं कि शेर जो है ये मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी। और चीता भी सेम इसी के समान मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी है। और बाघ क्या है? ये भी मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी। तो हम देखेंगे इस ऑप्शन में कौन सा मांसाहारी है। घोड़ा मांसाहारी है क्या? नहीं है, घोड़ा मांसाहारी नहीं है। बैल मांसाहारी है क्या? बैल मांसाहारी नहीं है। जबकि तेंदुआ क्या है? मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी। और खरगोश मांसाहारी नहीं है। तो हम पा रहे हैं जिस प्रकार से शेर का समरूपता चीता है, उसी प्रकार से बाघ का समरूपता तेंदुआ है। कौन है? तेंदुआ है। जो समान रूप पाया जाता है शेर और चीते में, वही क्या बाघ और तेंदुए में पाया जाता है। शेर चीता अगर मांसाहारी है तो बाघ और तेंदुआ भी मांसाहारी हैं। तो आइए हम अगला ऑप्शन देखते हैं यल यम यन ओ अनुपाते यम यन ओ पी समानुपाते यस टी यू डी। ठीक, तो अनुपाते क्या होगा? टी यू भी डब्लू या टी यू ई भी या टी यू भी ई या टी टी भी ई। तो हम देखते हैं कि यल का क्या होगा? यल प्लस 1 क्या हुआ? यम हुआ। यम प्लस 1 यन हुआ। ठीक, यन प्लस 1 ओ हुआ। ओ प्लस 1 पी हुआ। यानी कि जब इनके समान रूप करने के लिए इनमें क्या कर दिया गया है? एक प्लस कर दिया गया है। अगर एक प्लस ना होता तो जो अक्षर यहाँ अंग्रेजी के हैं वही अक्षर यहाँ होते। तो हम क्या करेंगे? इसके समरूप इसको लाने के लिए हम इसमें भी प्लस कर देंगे। तो यस प्लस 1 क्या होगा? यस प्लस 1 यस टी के प्लस 1 यू प्लस 1 भी डी प्लस 1 ई। यानी कि यस यू भी ई जिसमें आएगा वही होगा। सॉरी, टी यहाँ होगा। टी यू भी ई जिसमें आएगा वही होगा। यानी कि हमारा तीसरा विकल्प आ रहा है जो इन दोनों को समरूपता प्रदान कर रहा है, यानी कि इन दोनों को समान रूप से कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि यम अपान यस अनुपाते 13/19 समानुपाते के अपान जे अनुपाते क्या होगा? तो क्या यम और यस अनुपाते 13 और 19 में क्या समानता है? हम देखते हैं यम का मान क्या होता है? 13 होता है, जबकि यस का मान क्या होता है? 19 होता है। क्या होता है? 19। उसी प्रकार हम पाते हैं के का मान कितना होता है? 11 होता है और जे का मान क्या होता है? 10 होता है। के का मान कितना होता है? के का मान 11 होता है और जे का मान क्या होता है? 10 होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ए इसके समान है उसी प्रकार से जे अपान के 11/10 के है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए कई क्वेश्चनों पर, जिससे कोई संदेह ना रहे किसी भी क्वेश्चन में। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो हम वॉवेल्स के अंतर्गत अब फिर इन्हीं क्वेश्चनों को और कुछ और क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे अभिमान अनुपाते नम्रता अभिलाषा अनुपाते क्या होगा? यानी कि अभिमान अनुपाते नम्रता
अभिमान क्या है? अभिमान का विपरीत यानी कि विलोम नम्रता है। क्या है? विलोम है नम्रता। तो अभिलाषा का विलोम क्या होगा? अभिलाषा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा। तो यानी कि जिस प्रकार से अभिमान का संबंध नम्रता के साथ है, उसी प्रकार से अभिलाषा का संबंध किससे होगा? उपेक्षा से होगा। तो ये क्या हुआ? जिस प्रकार इसमें क्या हुआ? इसमें समरूपता है, तो इसमें भी जब यहाँ उपेक्षा होगा तो इसमें भी जिस प्रकार से इसमें दोनों में समरूपता है, उसी प्रकार से इनमें भी समरूपता होगा। एक और क्वेश्चन हमारा है, जैसे मच्छर का संबंध मलेरिया से है। यानी कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? मच्छर द्वारा होता है। किसके द्वारा? मलेरिया किसके द्वारा होता है? मच्छर। और कटाव क्या मिट्टी द्वारा होता है? नहीं होता है। भोजन मक्खी द्वारा होता है? क्या नहीं होता है। दुर्घटना सड़क द्वारा होता है, सड़क पर दुर्घटना होती है, ये भी नहीं होगा। लेकिन कैंसर किसके द्वारा होता है? तंबाकू द्वारा होता है। तो जिस प्रकार से मलेरिया का संबंध, मच्छर का संबंध मलेरिया से है, उसी प्रकार से तंबाकू का संबंध कैंसर से होगा। यानी कि इनमें दोनों में जिस प्रकार की समरूपता पाई जा रही है, उसी प्रकार की समरूपता तंबाकू और कैंसर में पाई जा रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तंबाकू एवं कैंसर। क्या होगा? तंबाकू अनुपात कैंसर। ठीक। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनाज अनुपात खेत, तो स्टील अनुपात क्या होगा? तो अनाज किस में उगाया जाता है? खेत में उगाया जाता है। तो स्टील कहाँ उगाया जाएगा? खाद्यान्न में उगाया जाएगा? क्या नहीं। लोहा में उगाया जाएगा? क्या नहीं। अयस्क में उगाया जाएगा? नहीं। यानी कि फैक्ट्री में स्टील कहाँ उगाई जाएगी? फैक्ट्री में। स्टील का निर्माण कहाँ होगा? फैक्ट्री में। यानी कि जिस प्रकार से अनाज जिस प्रकार से समरूपता है खेत से, उसी प्रकार से स्टील की समरूपता किसके साथ है? फैक्ट्री के साथ है। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो वर्बल के अंतर्गत एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष अनुपात बच्चा। पुरुष अनुपात बच्चा। पुष्प अनुपात क्या होगा? पुरुष का छोटा रूप। पुरुष का छोटा रूप क्या है? बच्चा है। क्या है? बच्चा। तो पुष्प का छोटा रूप क्या होगा? पुष्प का छोटा रूप बीज तो होगा नहीं, कली। यानी कि पुष्प का छोटा रूप क्या हो जाता है? कली। हम देखते हैं पुष्प जब अपने छोटे रूप में होता है तो कली, क्योंकि बीज से एक पेड़ का निर्माण होता है, न कि जो है किसी पुष्प का निर्माण होता है। और फल तो सबसे बड़ा है, मतलब कि फल कली के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम फल कहते हैं। यानी कि और सुगंध का कोई मतलब है ही नहीं। यानी कि जिस प्रकार पुरुष का संबंध बच्चा से है, यानी कि जिस प्रकार की समरूपता पुरुष और बच्चे में पाई जा रही है, उसी प्रकार की समरूपता पुष्प और कली में पाई जाएगी। किसमें? पुष्प और कली में पाई जाएगी। ठीक। तो कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्दों को भी हम देखते हैं। तो दिया गया है एडिटर। क्या? एडिटर मैगजीन को कौन बनाता है? एडिटर बनाता है। तो समानुपात नॉवेल को कौन राइटर बनाएगा? क्या नहीं। पोएट नहीं। डायरेक्टर फिल्म को कौन बनाता है? डायरेक्टर। यानी कि इसका क्या होगा? फिल्म डायरेक्टर क्या बनाता है? फिल्म। डायरेक्टर क्या बनाता है? फिल्म बनाता है। यानी कि जिस प्रकार से मैगजीन का निर्माण एडिटर करता है, उसी प्रकार से फिल्म का निर्माण डायरेक्टर करता है। तो जिस प्रकार की समरूपता मैगजीन और एडिटर के बीच है, उसी प्रकार की समरूपता फिल्म और डायरेक्टर के बीच है। यानी कि दोनों के बीच समरूपता है। तो हम अगला देख लेते हैं। NaMO। ठीक। अनुपात OCPS समानुपात GODS। ठीक। तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका क्या देखते हैं, इसका क्या होगा? तो यन का क्या होता है? यन का क्या होगा? यन का
14 होता है, कितना होता है 14, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है। ठीक, कितना होता है 15, यानी कि इसका क्या होगा, ओ का 15 होगा, सी का क्या होगा 3 होगा, सी का क्या होगा 3 होगा, और पी का क्या होगा 16 होगा, यस का 18 होगा। ठीक, इस प्रकार होगा। तो 14 में यानी कि +1, पहले में क्या किया गया है +1, फिर ए में +2 क्या किया गया है +2, फिर 13 में क्या किया गया है +3 क्या किया गया है +3, सॉरी यस का 19 होता है, कितना होता है 19, कितना होता है 19, ओ का कितना किया गया है +4। जिस प्रकार से इसमें देख रहे हैं एक अक्षर में कितने प्लस किए गए हैं, एक प्लस, यानी कि पहले में 1 प्लस किया गया है, दूसरे में 2 प्लस किया गया है और तीसरे में 3 प्लस किया गया है, जबकि चौथे अक्षर यानी कि ओ में 4 प्लस किया गया है। उसी प्रकार से हम जी का कितना लिखते हैं, जी में +1 करेंगे, ठीक, +1 करेंगे, ओ में +2 करेंगे, ठीक, डी में +3 करेंगे, ठीक, और यस में +4 करेंगे, क्या करेंगे +4। तो हमारा क्या है जी +1 बराबर एच के, यही तो, ओ +2 एच ओ पी क्यू यानी कि क्यू, ठीक, डी +3 यानी कि डी में 3 जोड़ेंगे कितना होगा जी होगा, क्या होगा जी होगा, और यस में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा डब्लू होगा। यानी कि जिस प्रकार की समरूपता, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा पहला होगा। तो हम देखते हैं जिस प्रकार की समरूपता नमो यानी कि NaMO में है, ओक्स का OCPS में है, उसी प्रकार GODS की समरूपता HQGW से है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए हम दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। LPQ अनुपाते 45 KAS समानुपाते कितना होगा। यल का मान कितना होता है, यल का मान 12 होता है, कितना होता है 12 होता है। पी का मान कितना होता है 16 होता है, पी का मान कितना होता है 16 होता है। क्यू का मान कितना होता है 17 होता है, ठीक, कितना होता है 17 होता है। फिर हम देख रहे हैं कि इसको प्लस किया गया है, यानी कि 12 + 16 + 17, यानी कि 12 को जोड़ा गया है प्लस 16 को जोड़ा गया प्लस 17 बराबर कितने का आया है 45 का आया है। कितने का आया है 45 का, 12 16 28 17 45 हो रहा है। तो उसी प्रकार से KAS यानी कि के का कितना होता है के का 11 होता है, ए का कितना होता है ए का 1 होता है, और यस का कितना होता है 19 होता है। यानी कि 19 1 20 11 31, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा 31 होगा। इस प्रकार से हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 31 प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार की समरूपता LPQ बराबर 45 अनुपाते 45 में है, उसी प्रकार की समरूपता KAS अनुपाते 31 में होगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चनों को हम इसी तरह हल करते हैं। तो हमने लगभग बारबल में कई क्वेश्चन देखे और कई प्रकार के क्वेश्चन देखे, तो इससे ज़्यादा प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर किसी और भी प्रकार के क्वेश्चन आपको लग रहे हैं पूछे जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताएं। और हम आप इसी श्रेणी क्रम में आपको हम जैसे बारबल पढ़ाए तो हम छोटा सा है नॉन बारबल, क्या है नॉन वर्बल। तो हम इसी क्रम में हम आपको नॉन वर्बल भी बताते चलें कि नॉन वर्बल में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं नॉन वर्बल। तो देखें, हम देखें वर्बल, अब हम देखते हैं नॉन वर्बल। क्या देखेंगे नॉन वर्बल। तो हम सबसे पहले नॉन वर्बल का परिचय देखते हैं कि नॉन वर्बल क्या देखते हैं परिचय। सबसे पहले परिचय देखते हैं नॉन वर्बल होता क्या है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
जैसे समरूपता, समान रूप, जो समान रूप धारण करता है उसी की बात कर रहा। समरूपता से तात्पर्य है समानता। समरूपता से संबंधित प्रश्नों में आकृतियों के दो समूह होते हैं। क्या कितने आकृतियों, ये आकृति क्या महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? आकृतियों, क्या महत्वपूर्ण है? आकृतियों। आकृतियों के दो समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? दो समूह। जैसे एक समूह ए हो गया, इसमें कोई आकृति है, और दूसरा समूह कौन हो गया? ए हो गया। दूसरा समूह कौन हो गया? ए हो गया। ठीक, कौन हो गया? ए हो गया। ये दूसरा समूह हो गया, ये पहला समूह हो गया। दो समूह होते हैं। ऊपर प्रश्न आकृतियां, नीचे उत्तर आकृतियां होती हैं। ऊपर प्रश्न की आकृतियां यानी कि ऊपर जो बनी होती हैं वो प्रश्न की आकृति होती है, जबकि जो नीचे बनी होती है वो उत्तर की आकृति होती है। ठीक, आकृतियां दो भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है? आकृतियां दो भागों में बटी होती है। एक पहला क्या होता है? प्रश्न आकृतियों के पहले भाग में दो आकृतियां होती हैं। जो प्रश्न भाग होता है, जो प्रश्न पूछा जाता है, उसमें आकृतियां कितने भागों में बटी होती हैं? दो भागों में बटी होती हैं। तथा दूसरे भाग में एक आकृति होती, तथा दूसरे भाग में, दूसरा भाग जब होगा, जैसे पहले भाग का दो आकृति हो गई, फिर दूसरे भाग में एक आकृति होती है। उसके बाद क्या होता है? प्रश्न चिन्ह का आप देखते हैं, जैसे एक समूह ए हुआ, एक समूह ए हुआ, तो एक दो, इसमें दो रहेगा, इसमें एक रहेगा, दूसरे में क्या रहेगा? प्रश्न चिन्ह रहेगा। तो हम देखेंगे इसमें कह क्या रहा है? दूसरे भाग में एक आकृति होती, एक आकृति बनाने के बाद दूसरे आकृति में इसमें प्रश्न चिन्ह पूछा जाता है, और एक आकृति के स्थान पे प्रश्नवाचक, इसमें कहा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह रहती है। प्रश्नवाचक चिन्ह रहती है। प्रश्न आकृतियों के पहले भाग में दोनों आकृतियों के बीच कुछ न कुछ संबंध रहता है, यानी कि जो प्रश्नवाचक पहला समूह है तो उसमें दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध रहता है, जिसके सहारे हम दूसरे समूह को, दूसरे समूह के जो पहला आकृति होती है उसको देखकर हम प्रश्नवाचक चिन्ह को हल करते हैं। तो दोनों भाग के बीच कुछ न कुछ संबंध होता है। यही संबंध प्रश्न आकृतियों के दूसरे भाग को दोनों आकृतियों में भी होनी चाहिए। तो आइए हम ये देखते हैं, और सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है। नॉन वर्बल का मतलब सीधे सीधे दिया गया आकृतियां, यानी कि जिसमें आकृतियां दी गई हैं या कोई चित्र बनाया गया है या फिर कोई चिन्ह दिया गया है, उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? उसे हम नॉन वर्बल की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि गैर मौखिक के श्रेणी में रखते हैं। तो जिस भी प्रश्न में हमें चिन्ह का आकृति दिखाई दे, चित्र दिखाई दे या कोई चिन्ह दिखाई दे, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम नॉन वर्बल कहेंगे, यानी कि गैर मौखिक कहेंगे। तो आइए 2-4 क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं कि नॉन वर्बल क्या होता है, उसके बाद हम बताते हैं। तो हमने क्या देखा? नॉन वर्बल की परिभाषाएं देखी और देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चन नॉन वर्बल में आते हैं और कहाँ से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो और उसका कौन सा भाग प्रश्न चिन्ह रहता है, कौन सा समूह प्रश्नवाचक रहता है, कौन सा उसका उत्तर समूह रहता है। तो आइए उसमें हम 2 उदाहरण देख लेते हैं। उसके बाद 2 उदाहरण देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे एक दिया गया है त्रिभुज का, फिर एक चतुर्भुज अनुपातिक चतुर्भुज है, उसके अंदर भी एक चतुर्भुज दिया गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ है? एक चतुर्भुज दिया गया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, अनुपातिक क्वेश्चन मार्क। तो हम देख पा रहे हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद क्या दिया गया? चतुर्भुज, वो भी एक चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज है। तो इसी प्रकार इसी क्रम में हम देखेंगे, जब एक चतुर्भुज है तो उसके अगला क्रम क्या होगा? एक पंचभुज होगा। लेकिन जिस प्रकार से चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, उसी प्रकार से पंचभुज के अंदर पंचभुज होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें ये कितने भुज हैं? 1 भुज, 2 भुज, 3 भुज, 4 भुज, 5 भुज, यानी कि एक पंचभुज है, इसके अंदर भी एक पंचभुज है। तो हमें कौन सा आंसर मिल रहा है? आंसर सी। आंसर सी हमें क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है कि जिस प्रकार से ये इनके साथ समरूपता है, उसी प्रकार से इनके साथ समरूपता, यानी कि चतुर्भुज का पंचभुज में पंचभुज से संबंध है, तो दोनों एक समरूपता के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से दृश्य यानी कि आकृतियां बना के
आपको क्वेश्चन हल कराया जाता है। क्या बना के? आकृतियां बनाई जाती हैं और आकृतियों के चेक करना पड़ता है कौन सा आकृति एक समान रूप से यानी कि समरूपता धारण करता है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखते हैं एक गोला आकार बना है, उसका 1/4 भाग यानी कि 1/4 भाग यानी 4 भाग में एक भाग क्या है? रंगीन है। क्या है? ये भाग रंगीन है। क्या है? रंगीन है। और उसके बाद देखते हैं कि दूसरा अनुपाते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 2/8 क्या है? 2/8 भाग रंगीन है यानी कि 8 भाग में 2 भाग क्या है? रंगीन है। तो इसका भी अगर हम कैसे करेंगे तो इसका भी क्या होगा? 1/4 भाग ही रंगीन होगा। तो आइए हम इस यहाँ देखते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि 2/3 यानी कि 2 भाग क्या है? 3 भाग में क्या है? 2 भाग रंगीन है। तो हम क्या देख लेंगे? इसका जो दोगुना होगा यानी कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें कितने भाग रंगीन हैं? 2 भाग रंगीन हैं। कितने भाग रंगीन हैं? जबकि इसमें 3 भाग रंगीन हैं और 3 भाग रंगीन नहीं यानी कि 3/3 हो जाएगा। यही तो होगा, 3/3 हो जाएगा। इसमें 1, 2, 3 भाग रंगीन हैं, 1, 2, 3, 4 भाग रंगीन हैं। 4 भाग क्या है? रंगीन है, जबकि 2 भाग रंगीन नहीं है यानी कि 4/6। इसमें 3/6। ठीक। और इसमें क्या है? 1, 2 भाग रंगीन है और 2 भाग रंगीन नहीं है यानी कि 2/4। इसमें क्या है? 1, 2, 3, 4 भाग रंगीन नहीं है यानी कि 2 भाग रंगीन है। कितने भागों में? 6 भागों में। ठीक। तो हम देख पा रहे हैं 2/3 किसमें मिल रहा है हमको? ये कटेगा, ये 2 दूनी 4, 2/3 यानी कि जैसे संबंध इसका इससे है उसी प्रकार से इसका संबंध इससे है यानी कि जो समरूपता इसमें पाई जा रही, जितना भाग इसका रंगीन है उतना ही भाग इसका रंगीन है और जितना भाग इसका रंगीन है उतना ही भाग इसका रंगीन है। तो हम देख पा रहे हैं आकृतियों के माध्यम से कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आकृतियों में इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी भी आप नॉन वर्बल में बस यही चीज़ें हैं, आपसे आकृतियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अब नॉन वर्बल और वर्बल आज समाप्त करते हैं। अब हम कल दूसरे टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।